गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिव्यराज क्लासेज में आप लोग को स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने बहुत सारे बेसिक नॉलेज लिया था। आज जो है हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड जो है जेईई और नीट के सवाल करेंगे, और उसके लिए आपको जो बेसिक अप्रोच है यूनिट एंड डायमेंशन के सवाल करने के वो आपको सीखने होंगे। तो जो छोटे छोटे टर्म्स हैं उसकी मैं बात कर लेता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है, और उन सब चीज़ों को हम ध्यान में अगर रखें तो सवाल बिल्कुल आप यूँ चुटकी में उड़ा सकते हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन आज जो है सवाल अप्रोच को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डायमेंशनल ऑपरेशन की हम बात कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में हमने बात करा था कि हम डायमेंशन को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुना करते हैं, कैसे भाग देते हैं। बेसिक हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि L है, तो L को आप L के साथ ऐड करोगे तो रिजल्ट में L ही मिलेगा। यहाँ ये नॉर्मल मैथ नहीं है कि मैं L को ऐड करूँ तो 2L हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये लेंथ जो है आप नॉर्मल इसको डायमेंशन समझे कि मैं मीटर को मीटर में ऐड करूँ तो मीटर मिलेगा। अगर मैं केजी को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, केजी को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि मैं मीटर को केजी को दूसरे केजी में अगर रिप्रेजेंट करूँ, दैट मीन्स कि ये डायमेंशन है जिसको हम लोग m से इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे m को m में मैं ऐड करूँ तो m ही मिलने वाला है, मतलब केजी ही मिलने वाला है। अगर मैं टाइम को टाइम में ऐड करूँ तो क्या मिलेगा? टाइम ही मिलेगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेम जो चीज़ें हैं वो जुड़ने के लिए वो जुड़ती तभी है जब उसकी डायमेंशन सेम होती है। अगर डायमेंशन डिफरेंट है तो वो जुटेगी नहीं। अच्छा, क्या घटाव में भी होता है? ये तो एडिशन में होता है कि सर ये तो एडिशन में होता है, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ सब्सट्रैक्शन की, सपोज दैट आप लेंथ को घटा रहे हो लेंथ से, तो यहाँ जीरो मत कर देना, ये जीरो नंबर हो जाएगा, क्योंकि आप डायमेंशन को घटा रहे हो कि लेंथ में से लेंथ को घटा रहे हो। तो अगर लेंथ में से लेंथ को घटा रहे हो तो डैट मीन्स लेंथ ही मिलने वाला है। यदि मैं मास में से मास को घटा रहा हूँ तो मास ही मिलने वाला है, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। यदि मैं टाइम में से टाइम को घटाऊंगा तो टाइम ही मिलेगा भाई साहब, टाइम ही मिलेगा। अब इसको थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। दिस इज द सब्सट्रैक्शन, दिस इज सब्सट्रैक्शन, ओके। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि सेम जो डायमेंशन है वो ऐड होकर के सेम डायमेंशन बनाता है, सेम डायमेंशन जो है सब्सट्रैक्ट होकर के सेम डायमेंशन बनाता है, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि 2 मीटर हमारे पास कोई चीज़ है, उसको मैं 2 मीटर के साथ ही ऐड करूँ या 3 मीटर के साथ ऐड करूँ, तो ये सेम जब तक नहीं रहेगा तब तक ये दोनों ऐड होकर के 5 मीटर नहीं लिखा जा सकता। क्या मैं 2 मीटर प्लस 2 केजी को क्या 4 लिख सकता हूँ? क्या मैं यहाँ 1 बना सकता हूँ? और 1 अगर बना भी दिया तो भाई साहब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? क्या मीटर लिखेंगे या क्या केजी लिखेंगे, है ना? क्या मीटर लिखेंगे या क्या केजी लिखेंगे? तो यहाँ पर हम लिखने के लिए सस्पेंस आ गया। इसका मतलब ये है कि आप इसको ऐड नहीं कर सकते, ये जैसे लिखा हुआ है उसी फॉर्मेट में लिखा हुआ रहेगा। आप इसको एक साथ मिला के नंबर नहीं बना सकते, और नहीं बना सकते इसीलिए क्यों? क्योंकि ये दोनों का यूनिट अलग है, इसका मतलब डायमेंशन अलग है। और यूनिट अलग होना डायमेंशन अलग होना होता ही है। भले ही डायमेंशन अलग अलग यूनिट के सेम हो जाए, ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन अगर यूनिट ही अलग हो गई, है ना, अलग अगर यूनिट ही हो गई तो डैट मीन्स डायमेंशन भी अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखना। अच्छा, सब्सट्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लीजिए कि 2 मीटर 3 मीटर था, वैसे ही मैं मान लेता हूं 4 मीटर ले लिया, उसमें से 2 मीटर को घटा देना है, तो भाई रिजल्ट यहाँ 2 मीटर लिखोगे। लेकिन यदि मैं 5 केजी माइनस 2 मीटर, क्या मैं 3 लिख सकता हूँ? सोचो, क्या मैं 3 लिख सकता हूँ? अरे नहीं लिख सकता भाई, ये जात वाला नहीं है। तो जात वाला में ही जोड़ होता है, जात वाला में ही घटाव होता है। इस बात का गांठ मान लेना है कि जब भी डायमेंशन एनालिसिस लगाएंगे तो जोड़ घटाव जहां भी दिया रहेगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन दिया रहेगा, वहां पे हम उसकी जाति देखेंगे कि सेम जाति के होना चाहिए। अगर सेम जाति के होगा तब ब्याह होगा, नहीं तो भाई साहब मारा मारी हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस प्रकार से यहाँ जो है हम 5 केजी में से 2 केजी को नहीं घटा सकते, नहीं लिख सकते, बिकॉज इसके डायमेंशन अलग अलग है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इसी के लिए दिया हुआ है कि L में से L घटा मतलब L आया, मीन्स मीटर में से मीटर घटा तो मीटर आया, या केजी में से केजी घटा तो केजी आया, और टाइम में से टाइम घटा तो टाइम आया। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बात हो गई क्लियर। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा कि हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस में जोड़ते घटाते कैसे हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे चलते हैं कि अब यहाँ गुना कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास L है,
एम है और टी है। इस पे अलग अलग पावर्स हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग पावर्स भी हो सकती है। इन सबको अगर आपस में मल्टीप्लाई करा जाए तो मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं कि ये नॉर्मल जो मैथमेटिकल अलजेब्रा होता है जिससे हम लोग एक्सपोनेंट कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मल अलजेब्रा का बेसिक रूल फॉलो करेगा ये कि L पे पूरा पावर 2 था तो यहाँ L2 हो जाएगा, M पे पावर 3 है तो M3 हो जाएगा, और T पे पावर -1 है तो -1 हो जाएगा, और एक साथ बना करके पूरा को पैक कर दिया जाएगा, डायमेंशन में लिख दिया जाएगा। इसका मतलब मल्टीप्लाई जो होता है वो किसी भी डायमेंशन वाले को किसी के साथ आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में अगर मान के चले कि सेम वाले यूनिट मौजूद हैं, जैसे L का स्क्वायर है, L का क्यूब है, और यहाँ पे L की -3 है या -5 है, ठीक है, -5 ले लेते हैं, तो बराबर क्या आएगी। तो हमने जो एक्सपोनेंट में सीखा है कि बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है, 2 + 3 - 5, दिस बिकम L। तो ये क्या करना है कि एक्सपोनेंट का जो कैलकुलेशन होता है डिट्टो वही कैलकुलेशन करना है और कोई नया नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल एक्सपोनेंट का जो कैलकुलेशन है वो करना है। अब अगर हम आगे बात कर लें थोड़ा सा, जैसे अगर हम बात करें कि L4 है और डिवाइड कर देते हैं हम L2 से, तो हमने जो पढ़ा है कि बेस सेम रहने पे पावर जो घट जाते हैं, डिवीजन हो रहे हैं, तो डिवीजन में बेस सेम है, L है, पावर घट जाएगा, दैट मीन्स 4 - 2, दिस बिकम L2, तो L2 लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख पा रहे हैं, इस प्रकार से हम यहाँ पे दिखा पा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से हम डिवीजन कर रहे हैं, तो पावर जो है वो सब्सट्रैक्ट हो जा रही है। और भी अगर हम एग्जांपल यहाँ पे लें, जैसे अगर हम बात करें L² L³ डिवाइड बाय L3, यहाँ क्या हो जाएगा, L3 से L3 कट जाएगा, है ना, तब बचेगा L2, दिस इज द L2। तो इस प्रकार से हम लोग डिवीजन करते हैं। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जो है नॉर्मल अलजेब्रा के प्रोसेस पे होता है, जो हम लोग अलजेब्रा का प्रोसेस करते हैं नॉर्मल, वही प्रोसेस हम लोग यहाँ डायमेंशन को भी मल्टीप्लाई करते समय और गुना करते, डिवीजन करते समय हम लोग करते हैं। तो थोड़ा इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब चलते हैं आगे। अगर सपोज डेट इसके अलावा और भी कुछ ऑपरेशंस करने हों, जैसे मान लीजिए स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, स्क्वायर रूट करना है या nth रूट करना है, कुछ भी फंक्शन लगाना हो अगर मुझे डायमेंशन पे, सपोज डेट यहाँ पे लिखा हुआ है t³ और इस पे करना है स्क्वायर रूट, ठीक, ये सब मुझे करनी है, डायमेंशन पे लगानी है। तो हम यहाँ नॉर्मल जो फंक्शन है वो बिल्कुल t के साथ लग जाएगा, मतलब t पे पहले से था 3 और अब हो गया 1/2। तो नॉर्मल जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, अलजेब्रा में, वो कैलकुलेशन एज इट इज यहाँ परफॉर्म कर देनी है, और यहाँ t के पावर हो जाएगा 3/2। तो इस प्रकार से जो है इसकी डायमेंशन लिखी जाएगी। अगर यहाँ मुझे स्क्वायर करना होता कि t³ का स्क्वायर कर दें, तो स्क्वायर करेंगे तो वही t³ क्या हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, t6 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, वो चाहे एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीज़न हो, या किसी स्क्वायर रूट या स्क्वायर कोई नाम का फंक्शन हमको इस पर लगाना हो, तो इस प्रकार से हम लोग डायमेंशन में लगा सकते हैं। बात समझ में आई। अब थोड़ा कुछ और बात समझ लेते हैं यहाँ पे कि अगर हम कोई फंक्शन लिखा हुआ है सपोज डेट, या कोई इक्वेशन लिखा हुआ है ना, इक्वेशन लिखा हुआ है, तो अगर इक्वेशन लिखा हुआ है, ये इक्वेशन है a = b, या कुछ दूसरे फॉर्मेट में इक्वेशन लिखा हुआ है a + b = c + d, ये दो प्रकार के इक्वेशन लिखे हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो, अगर ये इक्वेशन ट्रू है, इफ़ दिस इक्वेशन इज ट्रू, यदि ये इक्वेशन ट्रू है तो डायमेंशनली करेक्ट होंगे, चूँकि डायमेंशन का रूल है, इक्वेशन चेक करता है, दोनों साइड बराबर आनी चाहिए डायमेंशन। तो डैट मीन्स ये हम कह सकते हैं कि a की जो डायमेंशन है वो b की डायमेंशन की बराबर होनी चाहिए, इफ़ दिस रिलेशन इज ट्रू। यदि ये रिलेशन ट्रू है, ये रिलेशन सत्य है, तो सत्य है तो a की जो डायमेंशन है वो b के डायमेंशन क्या होगा, बराबर होगा। तो a की डायमेंशन b के डायमेंशन के बराबर होगा। और वैसे ही यदि मान लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा हुआ है, एक जगह नहीं है, ऐसे प्लस माइनस करके लिखा हुआ है, यहाँ माइनस भी हो सकता है, तो इसमें जितने भी टर्म्स हैं उन सब के डायमेंशन बराबर होगा। तो कैसे, ये बात को कैसे हम बोल दे रहे हैं कि सबका डायमेंशन बराबर होगा। अभी हमने बताया है, क्या बताया है, अभी हमने बताया है, अभी क्या बताया है, a + b के बारे में। थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया, है ना ये जो है यही से ठीक है।
अभी अभी हमने क्या बताया है कि एडिशन या सब्सट्रैक्शन करते समय हम इस बात का ध्यान रखा जाता है कि दोनों की डायमेंशन बराबर होती है, तभी आप ऐड कर सकते हो, तभी आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो ए और बी का डायमेंशन तो बराबर है बिकॉज दे आर इन एडिशन और सब्सट्रैक्शन, तो इसलिए ए और बी की डायमेंशन बराबर है। साथ ही साथ हम कहेंगे कि सी और डी भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन में है, तो सी और डी की भी डायमेंशन क्या होगी, बराबर होगी। अब अगर ए की डायमेंशन बी के डायमेंशन के बराबर है, सी की डायमेंशन डी के डायमेंशन के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए का जो डायमेंशन है वो बराबर है बी के डायमेंशन के, और LHS का डायमेंशन RHS का बराबर होगा बिकॉज ये इक्वेशन है। अब अगर इक्वेशन है, इक्वेशन ट्रू है, तो इक्वेशन में जो LHS होगा उसकी RHS के डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। तो डैट मीन्स ए की डायमेंशन इस साइड की जो डायमेंशन इस साइड के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। डैट मीन्स ए के डायमेंशन बी के डायमेंशन से बराबर है, तो सी के भी बराबर होगा और साथ ही साथ डी के भी बराबर होगा। तो डैट मीन्स कि ये जो डायमेंशंस हैं, इस ये अगर इक्वेशन ट्रू है, इफ दिस इक्वेशन इज ट्रू then it will be also true कि the dimension of A बराबर dimension of B बराबर dimension of C बराबर dimension of D होगा। तो ये सारे आपस में बराबर होंगे, और ये हमारा डायमेंशन का रूल है इक्वेशन में कि अगर इक्वेशन ट्रू है तो इस प्रकार से आप डायमेंशन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात को समझना है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, अब हम आगे चलते हैं और अगर बात करते हैं थोड़ा सा कि A इंटू बी लिखा हुआ है प्लस माइनस, C इंटू डी लिखा हुआ है, यहाँ मान लीजिए E इंटू एफ लिखा हुआ है प्लस माइनस G इंटू एच लिखा हुआ है। अब क्या इस केस में A का डायमेंशन B के डायमेंशन के बराबर होगा? जी नहीं। क्या C के डायमेंशन के D के डायमेंशन के बराबर होगा? जी नहीं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं भाई, हम क्या कह रहे हैं कि प्लस माइनस से जो सेपरेटेड टर्म्स हैं, प्लस माइनस से जो सेपरेटेड टर्म्स हैं, इस टर्म की डायमेंशन इस टर्म की डायमेंशन के बराबर होगी, और वैसे ही इस टर्म की डायमेंशन इस टर्म के डायमेंशन के बराबर होगी। इसका मतलब दिमाग में ये घुसाना है कि अगर कहीं टर्म सेपरेटेड है प्लस माइनस से, तो वो टर्म्स की डायमेंशन ऑलवेज बराबर होगी। तो ऑलवेज बराबर होगी, इसका मतलब ए बी का डायमेंशन बराबर होगा सी डी के डायमेंशन के, साथ ही साथ ई एफ के डायमेंशन के और जी एच के डायमेंशन के। दिस ऑल आर द आपस में इक्वल, है ना। ये सभी जो है आपस में बराबर होंगे, ये सभी आपस में बराबर होंगे। इनका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होगा, इसका डायमेंशन इसके डायमेंशन के बराबर होगा, तो ये सब आपस में बराबर होंगे डायमेंशनली, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इस फॉर्मेट को और हम आगे ले चलते हैं। मान लेते हैं कि ऐसा लिखा हुआ है a प्लस बी डिवाइड बाई सी माइनस डी बराबर जी प्लस एच डिवाइड बाई के प्लस एन, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, और माइनस प्लस उससे कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं कि अरे ए और बी किस में है, प्लस में है। तो प्लस में क्या बताया है कि तभी जुटेगा जब डायमेंशन सेम होगा। इसका मतलब ए की डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, बी के डायमेंशन की। पहला बात समझ में आया। दूसरा क्या समझ में आया, नीचे क्या है, घटाव में है, इसका मतलब सी का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, डी के डायमेंशन का। ये भी बात सही है। जी एच किस में है, पॉजिटिव है, इसका मतलब ऐड में है, तो इसका मतलब जी का डायमेंशन किसके बराबर होना चाहिए, एच के डायमेंशन के। और क्या होगा, तो के का डायमेंशन किसके बराबर होगा, एन के डायमेंशन के बराबर होगा। तो डेट मीन्स ये कि प्रत्येक पार्ट जो कि प्लस माइनस से सेपरेटेड था, मैं उन सभी प्लस माइनस टर्म्स को क्या कर दिया हूँ, सब के डायमेंशन को बराबर कर दिया हूँ। डेट मीन्स कि डायमेंशन का रूल ही है कि यदि टर्म्स आर रिटेन प्लस और माइनस में यदि कोई टर्म्स लिखे हुए हों ऐड या सब्सट्रैक्शन में, ठीक है, तो वो आपस में डायमेंशनली बराबर होंगे। जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक ले भाई ये दोनों आपस में जुटेंगे घटेंगे नहीं। बट मल्टीप्लिकेशन में होंगे या डिवीजन में होंगे तो हम नहीं कह सकते कि वो क्या है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम नहीं लगा सकते, है ना। बात को समझना होगा कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम ये चीज़ नहीं लगा सकते, तो नहीं लगा सकते, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे बात कर लेते हैं। डायमेंशन लेस किसको बोलते हैं, डायमेंशन लेस किसको बोलते हैं। अब बात आती है डायमेंशन लेस क्या होता है। तो डायमेंशन लेस का मतलब ये मत समझ लीजिए कि डायमेंशन लेस कोई क्वांटिटी है और वो क्वांटिटी सब हम अगर मान लेते हैं थोड़ा सा एंगल, है ना, एंगल जो है डायमेंशन लेस है, वो प्लेन एंगल हो या वो सॉलिड एंगल हो, दोनों के दोनों डायमेंशन लेस हैं। दोनों को दोनों डायमेंशन लेस मतलब ऐसा मत है कि इसकी वैल्यू 0 है, ये बिल्कुल गलत है, इसकी वैल्यू 0 है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं लिख सकते। डायमेंशन लेस का मतलब ये है कि आपके पास जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, उस बेसिक क्वांटिटीज़ की जो आपने मापदंड बनाए हुए हैं, जो लिखने का सिंबल बनाए हुए हैं, उस बेसिक क्वांटिटी के सिंबल्स जो यूज करे जा रहे हैं उस पर पावर 0 है। डैट मीन्स हम ये कहेंगे कि
थीटा का डायमेंशन 0 है, इसका मतलब m के पावर 0 है, l के पावर 0 है, t के पावर 0 है, a के पावर 0 है, थीटा के पावर मतलब k के पावर 0 है। तो इस प्रकार से जितने भी 7 क्वांटिटीज हैं उन सब के पावर 0 है। ये जितने भी क्वांटिटीज हमने यहाँ पे इस्तेमाल करे थे 7th बेसिक क्वांटिटीज, वो सभी पे पावर 0 है, मतलब इन सभी में किसी का योगदान से ये नहीं बना है, ऐसा कहने का मतलब है। ठीक है, तो डायमेंशनलेस को दिमाग में ये डाल लेना है कि दिस इज द डायमेंशनलेस, और डायमेंशनलेस का मतलब ये होता है, ना कि ये होता है, ये दिमाग में बिल्कुल डाल लेना है। अच्छा, थीटा डायमेंशनलेस है, ये कैसे हम लोग समझें? तो चूंकि एंगल जो होता है थीटा बराबर l बटा r होता है। अब l भी लेंथ है, r भी लेंथ है, और दोनों ही लेंथ है, तो थीटा को अगर मैं लिखूं डायमेंशन वाइज तो l की डायमेंशन बटा r की डायमेंशन लिखनी पड़ेगी। डेट मीन्स l होगा l और r भी l होगा, चूंकि ये भी लेंथ है। अभी मैंने बताया कि डिवीजन में क्या होता है, पावर घटता है तो 0 बन जाएगा, तो l 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि l जिस पे वैल्यू डिपेंड करता उसकी भी पावर 0 हो गई। डेट मीन्स ये कि थीटा इज डायमेंशनलेस, बाकी के टर्म्स भी 0 हैं इसके अंदर, है ना। बाकी के जो टर्म्स हैं m 0 है, l 0 है, t 0 है, और भी जो टर्म्स हैं वो सारे के सारे टर्म्स यहाँ पे 0 हैं। तो डेट मीन्स कि अगर किसी क्वांटिटी को आप डायमेंशनलेस बोलते हो तो डायमेंशनलेस बोलने का मतलब ये होता है भाई साहब, ये होता है, ना कि ये होता है, 0 होता है। तो डायमेंशनलेस दिमाग में आ गया होगा, अट गया होगा कि डायमेंशनलेस किसको बोलते हैं। नेक्स्ट, अब हम अगर बात कर रहे होंगे, एक तो डायमेंशनलेस समझना होता है ना, कि डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हैं। अब वैसे ही और भी बहुत सारे क्वांटिटीज़ मिलेंगे जो डायमेंशनलेस होगा, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायमेंशनलेस है ना। और भी बहुत सारे क्वांटिटीज़ हैं जो फिजिक्स में डायमेंशनलेस मिलेगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हो जाता है और स्पीड ऑफ लाइट बटा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हो जाता है। तो इस प्रकार से दोनों ही स्पीड हैं। अब दोनों स्पीड हैं तो भाई साहब क्या हो जाएगा, इसका भी LT-1 हो जाएगा और इसका भी LT-1 हो जाएगा। अब दोनों कटेंगे तो L 0 हो जाएगा, T भी 0 हो जाएगा। अब बाकी के टर्म्स में 0 रहेगा, है ना। तो दिस इज व्हाट, दिस इज डायमेंशनलेस। ये भी डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है, डायमेंशनलेस है। तो इस प्रकार से डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ होते हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती, यानी कि आप जब उसे बेसिक टर्म्स में तोड़ते हो तो उसकी डायमेंशन नहीं होती। एक्चुअल में डायमेंशन का मतलब होता क्या है, अगर देखा जाए डायमेंशन का मतलब, तो डायमेंशन का बेसिक मतलब यही होता है कि आप जो 7 क्वांटिटीज़ बनाए हो ना, जो भी 7 क्वांटिटीज़ है आपके पास, लेंथ है, मास है ना, टाइम है, टेम्परेचर है, ओके, इसके बाद मोल है ना। तो जो भी या और भी जो क्वांटिटीज़ हैं जिसके लिए हमने डायमेंशन मार्क कर रखा है, सबका अपना अलग अलग, तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं जिसके लिए हम डायमेंशन लिखते हैं, इस पर पावर को बताता है डायमेंशन कि उसकी पावर कितनी है। अब सब पे जैसे L का पावर कितना है, M का पावर कितना है, T का पावर कितना है, K का पावर कितना है, J का पावर कितना है, और अगर किसी पे कोई पावर नहीं है दैट मीन 0 है, और 0 है तो डायमेंशनलेस है। तो डायमेंशन एक्चुअल में यही बताता है कि जो बेसिक क्वांटिटीज़ हमने यूज करें उस बेसिक क्वांटिटीज़ पे पावर कितनी है। दैट मीन्स बेसिक क्वांटिटीज को कैसे बनाया गया है, बेसिक क्वांटिटी से कोई भी क्वांटिटी, दैट रिप्रेजेंट्स द डायमेंशन। तो डायमेंशन एक्चुअली यही रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी क्वांटिटी बेसिक क्वांटिटी के किस प्रकार से पावर रेज करके बनाया गया है। वो पावर स्क्वायर है, नेगेटिव है, फ्रैक्शन में है, रूट में है, क्या है, वो सारा बात बता रहा होता है डायमेंशन। इसीलिए डायमेंशन एक तरह का किसी भी क्वांटिटी के बेसिक कैरेक्टर को जानना के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि वो अगर हम मूल रूप में उसको तोड़ के ले जाए तो वो कैसे, किस बात पे वो डिपेंड कर रहा होगा। बहुत सारा IIT के सवाल में जो है ये डायमेंशन कॉन्सेप्ट लगाता है, ध्यान रखें, क्योंकि वो दिमाग को इस प्रकार से ट्रेंड करने के लिए दे देता है सवाल कि तुम इस कॉन्सेप्ट को कैसे वहाँ पे एक्चुअल में लगाओगे और लगा के समझोगे कि क्या चीज़ें अप्लाई हो रही है। तो इस बात को हमें हल्के में नहीं लेना है कि डायमेंशन बहुत हल्का चीज़ है। भाई साहब बहुत अच्छा सवाल में यूज होता है, मैं बताऊँगा कि कैसे यूज होता है, बहुत बढ़िया सवाल में इसका कॉन्सेप्ट यूज होता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है कि डायमेंशन का एक्चुअल मतलब क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द डायमेंशन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि बहुत सारे क्वांटिटीज़ हैं जो डायमेंशन लेस हैं, है ना। बहुत सारे डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ हैं, डायमेंशन लेस हैं, और कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस भी हैं जो डायमेंशन लेस हैं। ठीक है, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज या फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा बात कर ले, अभी फंक्शन के बारे में बात कर ले रहे हैं। फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे पहला है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन
तो जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो सभी के सभी डायमेंशन लेस हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। दूसरा है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी डायमेंशन लेस है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन। ये जितने भी फंक्शन आपको समझ आ रहे हैं ये सभी के सभी डायमेंशन लेस हैं। बोलो कैसे डायमेंशन लेस है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएं हमें। अगर मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन की, तो ट्रिगो का जो इन्वेंशन अगर हम देखें 10th क्लास में अगर थोड़ा सा समझें तो वहाँ कैसे होता है कि यहाँ एंगल होता है, इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाता है या बेस हो जाता है, ये क्या हो जाता है, हाइपोटेनस हो जाता है। और यहाँ से आप क्या लिख रहे हो तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, ऐसे करके आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को लिख रहे हो। तो साइन थीटा क्या लिखते हो तो साइन थीटा लिखते हो p बटा h, कॉस थीटा क्या लिखते हो b बटा h, टेन थीटा क्या लिखते हो p बटा b, और कॉस थीटा क्या लिखते हो b बटा p, है ना, b बटा p। इस प्रकार से हम जो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को लिखते हैं। यही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यहाँ फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे अभी हम रेशियो से समझ रहे होते हैं, बट यही फंक्शन की हम बात कर रहे हैं कि यदि मैं इसको पूरे एक डोमेन रेंज में इसको कन्वर्ट करके चीज़ों को देखूँ तो एक फंक्शन बन जाता है। और अगर हम यहाँ बेसिक फॉर्मेशन की मैं बात करूँ कि साइन थीटा जो फॉर्म हुआ है वो दो साइड के रेशियो से फॉर्म हुआ है। वो साइड क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर की जो परपेंडिकुलर क्या मतलब लेंथ, हाइपोटेनस क्या मतलब लेंथ। इसका मतलब अगर मैं साइन थीटा की डायमेंशन लिखूं तो भाई साहब p की डायमेंशन बटा h की डायमेंशन लिखना पड़ेगा। p भी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, h भी लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, तो l 0 हो जाएगा, मतलब डायमेंशन लेस हो जाएगा। इसका मतलब जितने भी यहाँ पे रेशियोज यूज करे गए हैं सबका डायमेंशन लेस होगा, सब डायमेंशन लेस होगा, बिकॉज सब के सब लेंथ से बने हुए हैं और लेंथ का डायमेंशन जो है जो ऊपर होगा वही नीचे होगा, तो कट के मतलब घट के 0 हो जाएगा, है ना। तो घट के 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। वैसे ही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिदमिक फंक्शंस को अगर हम जब एक्सपेंड करते हैं और जैसे ही एक्सपेंड करते हैं तो इन सब की एक अलग अलग सीरीज में फॉर्मूला आता है, और उन सीरीज में जब फॉर्मूला को हम स्टडी करते हैं तो वो जो है एक इन्फिनाइट सीरीज का जो फॉर्मूला जब स्टडी किया जाता है तो वो एक नॉर्मल फॉर्म नहीं बनाता, वो सभी एक तरीके का जो है डायमेंशन लेस फॉर्म बना रहा होता है ना। तो इस प्रकार से हम कह देते हैं कि वो सारे के सारे जो डायमेंशन लेस हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हो या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो या लॉगरिदमिक फंक्शंस हो, है ना। इनवर्स कैसा दिखाई देगा, इनवर्स जैसे साइन इनवर्स एक्स की बात हो रही होगी इसमें, है ना, कॉस इनवर्स एक्स की बात हो रही होगी इसमें, या थीटा टैन इनवर्स एक्स की बात हो रही होगी इसमें। इसको थोड़ा सा अगर हम रिवर्स फॉर्म में अगर देखें तो हम इसको समझा सकते हैं बिना ट्रांसफॉर्म को सोचे हुए। ठीक है, बिना ट्रांसफॉर्म को सोचे हुए हम थोड़ा सा बता रहे हैं ताकि ये ना लगे। जैसे हम ये करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि साइन थीटा की वैल्यू y है, साइन थीटा की वैल्यू y है, थोड़ा देर के लिए समझ लेते हैं। अगर मैं यहाँ कह रहा हूँ कि मुझे थीटा लिखना है तो थीटा लिखने तो क्या लिखना पड़ेगा, साइन इनवर्स y। साइन इनवर्स एक ऐसा फंक्शन लिया जाता है, ठीक है, और या दोनों तरफ से साइन इनवर्स। ऐसा मत समझना कि हमने क्या करा है कि साइन थीटा बराबर y और हमने कर दिया थीटा बराबर क्या कर दिया है, हम ये कर दिए थीटा बराबर y बटा साइन, और फिर यहाँ से सर साइन उल्टा हो गया है और y यहाँ आ गया है। ये बिल्कुल बेतुका आंसर है, ठीक है, ये बिल्कुल बेतुका आंसर है। और ऐसे नहीं सोचना है इसको, ये एक फंक्शन है, ये एक नॉर्मल थिंग्स नहीं है कि आप इसको ऐसे सेपरेट कर दोगे। साइन थीटा का क्या मतलब ये होता है कि साइन गुने थीटा, नहीं ना। जब साइन थीटा का मतलब साइन गुने थीटा होता ही नहीं है तो फिर यहाँ से थीटा बराबर y बटा साइन थीटा थोड़ी लिख सकते हैं, जब इस सेपरेट इसका मतलब होता ही नहीं है। तो इस वजह से इसको ऐसे ना समझे, हम लोग एक्चुअल में क्या करते हैं कि दोनों साइड से इन्वर्स फंक्शन लेते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड से इन्वर्स फंक्शन लिया जाता है, इस साइड भी लिया जाता है और इस साइड भी लिया जाता है। अब इस साइड का जो इन्वर्स फंक्शन होता है वो साइन इन्वर्स साइन की वैल्यू थीटा में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि साइन इन्वर्स साइन एक्स
एक्स बन जाता है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा बन जाता है, और इधर वाला साइन इनवर्स बच जाता है, तो थीटा बिकम साइन इनवर्स वाई। अब हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि हमारे पास जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, साइन इनवर्स थीटा, जिसे वाई के जगह कुछ और ले लेते हैं, साइन इनवर्स एक्स ले लिए हैं, है ना, वाई लिए, चलिए वाई ही ले लेते हैं, वाई ले लेते हैं, वैसे ही कॉस इनवर्स वाई ले लेते हैं, टैन इनवर्स वाई ले लेते हैं, सेक इनवर्स वाई ले लेते हैं, कॉसेक इनवर्स वाई ले लेते हैं, ऐसे करके जितने भी मैथमेटिकल्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन सबका इन्वर्स बना लेते हैं इसी प्रकार से। तो एक्चुअल में इन्वर्स बता क्या रहा है भाई, ये इन्वर्स बता रहा है एंगल के बारे में, दिस इज थीटा, ये एंगल के बारे में बता रहा है। आप साइन थीटा में क्या कर रहे हो, इस थीटा को पुट कर रहे हो, और जैसे ही आप पुट कर रहे हो तो आपको एक वैल्यू मिल रहा है, साइन थीटा का एक वैल्यू दे रहा है। और साइन इनवर्स एक्स में आप क्या कर रहे हो, साइन इनवर्स अगर यहाँ पे वाई या एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप एक्स क्या कर रहे हो, वैल्यू रख रहे हो, और मिल क्या रहा है, एंगल मिल रहा है। इस बात को हमें समझनी होगी कि इसका मतलब ये है कि ये जो साइन थीटा कॉस थीटा हमने लिखा है ना, इसमें आप थीटा एंगल को पुट कर रहे हो तो साइन थीटा की क्या रिजल्ट है वो मिल रहा है, दिस इज द वैल्यू। बट साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स में हमें क्या मिल रहा है, एक मिनट आगे है, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स में क्या मिल रहा है, हमें एंगल ही मिल रहा है। अब चूंकि एंगल हम लोग जानते हैं कि एंगल जो होता है थीटा इज इक्वल टू एल बटा आर होता है, और एंगल की जो डायमेंशन है वो एल और बटा आर की डायमेंशन होगी, और दिस इज द डायमेंशन लेस, जैसे कि अभी हमने बताया है कि एंगल की डायमेंशन डायमेंशन लेस होती है, तो जो भी साइन इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, टैन इनवर्स है, इन सब का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो these all are the dimensionless quantities, whether sin inverse x, cos inverse x, tan inverse x, sec inverse x, cosec inverse x, ये जितने भी क्वांटिटीज हैं ये सभी के सभी क्या हैं, डायमेंशनलेस होंगे, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट्स द एंगल, दिस रिप्रेजेंट्स द एंगल, एंड एंगल इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, सो दीज आर द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ओके, तो चलिए हम लोग अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हमने सीखा कि दो फंक्शंस, एक ट्रिगोनोमेट्रिक एक इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा लॉगरिथमिक फंक्शंस का, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर हम बात कर लें थोड़ा सा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e टू द पावर x, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या और भी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से काम कर रहे हैं। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो ये कैसे काम करते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को जैसे एक्सपेंड करते हैं तो इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाती है, 1 प्लस ऐसे करके, है ना, x, फिर x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, इस प्रकार से इसकी वैल्यू एक्सपेंड होती है अगर देखा जाए तो। अगर मैं इसको इस प्रकार से इस तरह से जो है फैक्टोरियल एक्सपेंड होता है। अब यहाँ पे 1 क्या है, कांस्टेंट है। अब 1 कांस्टेंट है तो 1 क्या है, डायमेंशन लेस है। अगर 1 कांस्टेंट है, 1 डायमेंशन लेस है, तो अभी हमने बताया कि जोड़ में जितने भी क्वांटिटी होते हैं वो क्या होते हैं, डायमेंशन लेस होते हैं। अब अगर डायमेंशन लेस होते हैं तो इसका मतलब x डायमेंशन लेस है, इसका मतलब सारे के सारे वैल्यू इस साइड वाले डायमेंशन लेस होंगे एडिशन में, और जो RHS की वैल्यू डायमेंशन लेस आएगी वही डायमेंशन लेस LHS की आएगी। तो डायमेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा, L0, M0, T0, ये सारे वैल्यू 0 हो जाएंगे। दिस ऑल आर द डायमेंशन लेस। तो डायमेंशन लेस का मतलब ये होता है कि उन पे जो पावर है वो पावर 0 हो जाता है, और ऐसे करके एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी डायमेंशन लेस हो जाता है। ऐसे ही सिमिलरली जो लॉगरिदमिक फंक्शन है इसको भी जब एक्सपेंड करा जाता है तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट आते हैं, जहाँ से हम लोग कहते हैं कि भाई साहब ये भी जो है लॉग, ये भी एक प्रकार का क्या है, लॉग जो है वो ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ, लॉगरिदमिक फंक्शन भी जो है ये हमारा क्या है, डायमेंशन लेस फंक्शन है। ठीक है, डायमेंशन लेस फंक्शन है, तो ये भी डायमेंशन लेस फंक्शन हो जाता है, M0, L0, T0, इस प्रकार से हो जाता है। तो पहले हमने क्या क्या सीखा कि जो फंक्शंस हैं हमारे, वो सारे के सारे जो फंक्शंस हैं, वो चाहे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस हो, वो चाहे इन्वर्स फंक्शन हो, है ना, वो चाहे इन्वर्स फंक्शन हो, वो चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, वो चाहे लॉगरिदमिक फंक्शन हो, ये सभी के सभी फंक्शंस डायमेंशन लेस होते हैं। कहीं भी अगर मैं इस पर कैलकुलेशन लगाऊं तो ये सारा डायमेंशन लेस हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इसमें वैल्यू M0, L0, T0 ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे। अब अगर मैं आगे चलूं और एक और कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना चाहूँ, तो मान लीजिए साइन थीटा लिखा हुआ है, या log x लिखा हुआ है, या e टू द पावर x लिखा हुआ है, या साइन इनवर्स लिखा हुआ है।
मैंने यहाँ पे सारे जो भी फंक्शंस हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे रख लिया है और सबको एक साथ समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि इन सभी को अगर सपोर्ट डेट हम ये कहें कि देखिए, एक तो आप बात समझे कि पूरा पे अगर हम डायमेंशन लगाएंगे तो ये डायमेंशन लेस होगा, ठीक है, ये डायमेंशन लेस होगा। अगर मैं लॉग पे बाहर से अगर लगा दूं तो ये पूरा डायमेंशन लेस होगा। अगर e⁻x पे मैं लगा दूं तो ये भी डायमेंशन लेस होगा और sin इनवर्स x पे लगा दूं तो क्या होगा, डायमेंशन लेस होगा। तो ये सभी के सभी क्या है, डायमेंशन लेस हैं। बहुत अच्छा। अब मैं ये कह रहा हूं कि यदि मैं एंगल में डायमेंशन लगा दूं अंदर, यदि मैं लॉग के अंदर डायमेंशन लगा दूं x में, यदि मैं e⁻x में x में डायमेंशन लगा दूं, यदि मैं sin इनवर्स x में x के अंदर डायमेंशन लगा दूं, तो भाई साहब ये भी डायमेंशन लेस होंगे, ये सब के सब डायमेंशन लेस होंगे, डायमेंशन लेस होंगे, डायमेंशन लेस होंगे, ठीक है। तो ये सभी के सभी डायमेंशन लेस हैं। ये बात ध्यान रखना है कि यदि मैं बाहर से फंक्शन में अगर मैं फंक्शन का अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ डायमेंशन तो भी डायमेंशन लेस है, या अगर मैं फंक्शन के अंदर की जो इनपुट वैल्यूज हैं उन वैल्यूज पे अगर मैं डायमेंशन लगाऊं तो उसका भी डायमेंशन क्या आएगा, डायमेंशन लेस आएगा। तो ये सारे के सारे क्वांटिटीज क्या हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। दिस ऑल आर द डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। बात समझ में आ रही है, ये सभी के सभी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। अब इसका बहुत बड़ा यूज है, ठीक है, इसका बहुत बड़ा यूज है, इतना ज़्यादा यूज है, बहुत बड़ा यूज है। चलिए हम लोग इसको 1 बाय 1 देखते हैं और समझते हैं कि कैसे यूज है। सवाल जब हम लोग करेंगे तो पता चलेगा कि सवाल से कि भाई साहब इसका कितना बड़ा यूज है और जेई के सवाल कैसे होल्ड होता है इससे, ठीक है। तो ये चीज़ है डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़। अब हम लोग क्या क्या सीख लिए कि डायमेंशन को बेसिक कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हमने क्या देख लिया कि डायमेंशन लेस जो क्वांटिटीज़ हैं वो खास करके फंक्शन में वो कौन कौन से फंक्शन हैं जो डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। डायमेंशन में कुछ अपना लिमिटेशन है, थोड़ा लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। लिमिटेशन LIMITATION, ठीक है, लिमिटेशन। तो अगर मैं डायमेंशन की लिमिटेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो लिमिटेशन के अंदर पहला जो लिमिटेशन डायमेंशन के ये आ जाता है कि दुनिया में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज हो सकते हैं जिसका डायमेंशन सेम हो, बट आप ये नहीं कह सकते कि वो क्वांटिटीज बराबर हैं। डैट मीन्स ये है कि अगर फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन बराबर है, सपोज डैट P एक फिजिकल क्वांटिटी है, Q एक फिजिकल क्वांटिटी है, और P का फिजिकल क्वांटिटी का कुछ डायमेंशन आ रहा है, Q के फिजिकल क्वांटिटी का कुछ डायमेंशन आ रहा है। ये दोनों जो डायमेंशन है यहाँ पे, सपोज डैट मैं MLT मान ले रहा हूँ, यहाँ पावर कुछ अलग अलग मैं रख लेता हूँ, एक मिनट, यहाँ मैं MA मान लेता हूँ, LB और TC, वही यहाँ भी आ रहा है MA LB और TC। अगर मैं ये कहूँ कि देखिए P एक क्वांटिटी है, Q एक क्वांटिटी है, दोनों क्वांटिटी की डायमेंशन बराबर है, तो आप ये नहीं कहोगे कि P क्वांटिटी Q के बराबर हो जाएगा। ये आप 100% नहीं कह सकते। इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इट मे बी इक्वल, ठीक है, इट मे बी इक्वल। हम कह सकते हैं कि P मे बी इक्वल, ठीक है, इक्वल, एक मिनट, हाँ, इक्वल टू Q। तो P Q के बराबर हो सकता है, लेकिन 100% नहीं कह सकते कि बराबर ही होगा। जैसे कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए कि एक क्वांटिटी है जिसका नाम है, ठीक है, जिसका नाम है सपोज डेट हम मान लेते हैं कि फोर्स, है ना, फोर्स नहीं, वर्क ले लेते हैं, ठीक है, वर्क एक क्वांटिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क। अब वर्क की जो डायमेंशन आती है, वर्क बराबर होता है फोर्स डॉट प्रोडक्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैं शॉर्ट में भी लिख रहा हूँ। तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वर्क मिलता है। अगर मैं वर्क का डायमेंशन लिखूँ तो आएगा फोर्स का डायमेंशन इनटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन। बहुत अच्छा। फोर्स का डायमेंशन हमने निकालना सीखा है पिछले लेक्चर में कि फोर्स होता है MLT-2, ये रट लेना है ताकि बहुत जगह अप्लाई होगा। डी डायमेंशन डी का क्या हो जाएगा, तो डी डिस्प्लेसमेंट है तो L हो जाएगा। तो वर्क का हो गया डायमेंशन ML2T-2, ये वर्क का डायमेंशन है। थोड़ा सा टॉर्क का डायमेंशन निकालते हैं। टॉर्क किसका निकालते हैं, टॉर्क। टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
फ्रॉम द एक्सिस। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। अब यहाँ अगर मैं टॉर्क का डायमेंशन निकालूं, क्या आएगा भाई साहब, टॉर्क का डायमेंशन, तो फोर्स का डायमेंशन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ही होगा ये, है ना। चलिए तो डिस्टेंस ही लिख देते हैं परपेंडिकुलर, और इसके जब हम आप लिखेंगे तो सेम डायमेंशन आएगा, डायमेंशन चेंज नहीं करेगा, सेम डायमेंशन आ जाएगा। इसका मतलब क्या, वर्क बराबर टॉर्क हो जाना चाहिए? नहीं, मैं यही बोल रहा हूं कि इफ द डायमेंशन ऑफ टू क्वांटिटीज बी सेम देन इट मीन्स नॉट दैट बोथ क्वांटिटीज विल बी सेम। ठीक है, तो दोनों क्वांटिटी की डायमेंशन अगर बराबर है, इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि दोनों क्वांटिटी बराबर है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो ये दोनों बराबर भी हो सकते हैं, नहीं बराबर हो सकते, तो इस आधार पर हम जज नहीं कर सकते। इसलिए पहला लिमिटेशन तो ये है कि आप डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि दो क्वांटिटी को अगर मुझे बराबर दिखाना हो तो दोनों को डायमेंशनल एनालिसिस कर दिए और दोनों को दिखा दिए कि देखिए LHS बराबर तो RHS बराबर होगा, ये आप नहीं कर सकते, इसको आप इस प्रकार से यूज नहीं कर सकते, ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। तो इस बात को हमें समझना होगा कि बिल्कुल रॉन्ग होगा। ठीक है, ये कहीं पे सही हो जाए इक्का दुक्का के लिए, है ना, लेकिन आप 100% श्योर होकर नहीं कर सकते ये बात को। तो पहला लिमिटेशन तो ये हो गया। दूसरा लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। सेकेंड लिमिटेशन जो है डायमेंशन की, वो क्या है? तो सेकेंड लिमिटेशन जो है डायमेंशन की कि यदि मान लीजिए कि कोई हम लोग फार्मूला डेरिवेशन में डायमेंशन एनालिसिस को लगाते हैं फार्मूला डिराइव करने के लिए, तो वैसे फार्मूला डिराइव करने के लिए लगाते हैं जिस फार्मूला में पहला बात कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ना हो, मतलब जितने भी डायमेंशन लेस फंक्शंस हैं वो ना रहे। ठीक है ना, तो पहला चीज़ कि आप डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू जो है डायमेंशन लेस जो कांस्टेंट हैं, एक मिनट ये कहाँ से ऐड हो गया, डायमेंशन लेस जो कांस्टेंट हैं, डायमेंशन लेस जो कांस्टेंट हैं, डायमेंशन लेस जो कांस्टेंट हैं, इस कांस्टेंट को आप कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय डायमेंशनल एनालिसिस। आप डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू इस फार्मूला को डिराइव नहीं कर सकते। जैसे एक मैं सिंपल फार्मूला बताता हूं, अभी जैसे मैंने लिखा भी था कि वर्क जो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो वर्क बराबर हो गया FD cos थीटा। भाई साहब इस फार्मूला में थीटा हो गया, तो ये फार्मूला आप डिराइव नहीं कर सकते, नॉट डिराइव्ड यूजिंग डायमेंशन। तो डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू आप इसको डिराइव नहीं कर सकते। क्यों डिराइव नहीं कर सकते भाई? क्योंकि यहां पर एक ऐसा कांस्टेंट आ गया जिस कांस्टेंट की वैल्यू जिस कांस्टेंट की डायमेंशन आप नहीं बता पाओगे, वो डायमेंशन लेस है। तो ऐसे जितने भी कांस्टेंट अगर किसी इक्वेशन में मौजूद हैं, आप उसे नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ रही है? उसको नहीं निकाल सकते। तीसरी बात एक और है इसका खासियत कि मान लीजिए कि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, जो कि ट्रू है। दिस इज फिजिकली ट्रू। तो फिजिकली ट्रू इक्वेशंस वो डायमेंशन को फॉलो करेंगे, लेकिन यदि मैं लिख दूं S बराबर 2ut प्लस 3AT स्क्वायर, ये भी डायमेंशनली ट्रू है। क्यों डायमेंशनली ट्रू है? क्योंकि मैं कांस्टेंट से गुना करा हूं और कांस्टेंट्स के गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा डायमेंशन पे, बिकॉज कांस्टेंट एक डायमेंशन लेस होता है, तो इसको गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस एक्सप्रेशन इज डायमेंशनली ट्रू, दिस इज डायमेंशनली ट्रू बट नॉट फिजिकली ट्रू, बट नॉट फिजिकली ट्रू। फिजिकली ट्रू या फिजिक्स के अकॉर्डिंग सही नहीं है, ये डायमेंशन के अकॉर्डिंग सही हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर इक्वेशन डायमेंशनली ट्रू है तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि वो इक्वेशन सही ही होगा फिजिक्स में। लेकिन यदि इक्वेशन फिजिकली ट्रू है तो डायमेंशनली ट्रू होना पड़ेगा। नहीं बात समझ में आई? मतलब हमने ये कहा कि भाई साहब यदि आपके पास फिजिक्स के कोई इक्वेशन है, फिजिकल इक्वेशन है, तो फिजिकल इक्वेशन है और चूंकि फिजिकल इक्वेशन ट्रू है, क्या है? ट्रू है। फिजिक्स का कहीं से कहीं डेरिवेशन आया, इक्वेशन आया तो सत्य होगा ही होगा। तो फिजिकल इक्वेशन अगर ट्रू है तो ये डायमेंशनल भी ट्रू होगा, डायमेंशनल भी क्या होगा? ट्रू होगा। लेकिन यदि मान लीजिए कोई इक्वेशन दिया हुआ है,
और ये इक्वेशन डायमेंशनली ट्रू है। आप डायमेंशन लगा रहे हो दोनों साइड और इस डायमेंशन का रिजल्ट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, मतलब सत्य आ रहा है। LHS का डायमेंशन बराबर RHS का डायमेंशन आ रहा है। तो आप इस बात का 100% गारंटी नहीं ले सकते कि वो इक्वेशन फिजिकली भी ट्रू होगा। तो दैट इक्वेशन कुड बी फिजिकली ट्रू और नॉट फिजिकली ट्रू। ये फिजिकली ट्रू होगा या नहीं होगा, इस बात का आप 100% गारंटी नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। बात समझ में आई? तो आप 100% गारंटी नहीं ले सकते। डेट मीन्स ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, ये यहाँ पर बताया कि एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर हम लोग जानते हैं, भाई ये सही है। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग सही है तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग सही होना पड़ेगा, ये डायमेंशन का रूल है। बट यदि कोई डायमेंशन के अकॉर्डिंग सही है तो वो फिजिक्स में सही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए डायमेंशनल एनालिसिस यहाँ पर फेल हो जाता है कि भाई साहब इसके लिए तो बना ही नहीं है, आप यहाँ लगा ही नहीं सकते उसको। और यहाँ लगा के अगर आप ये कह दे रहे हो कि इसकी डायमेंशन सही है और उसके बराबर आ जाएगा LHS बराबर RHS, अब प्रूफ हो गया, इसका मतलब बिल्कुल बेतुका सवाल हो गया, है ना। ये बेतुका बात हो गया कि आप ऐसा कर ही नहीं सकते। जब कर ही नहीं सकते तो कैसे कर रहे हो आप, ये तो रूल के खिलाफ। तो रूल के खिलाफ नहीं जाना है, रूल के अंदर रहना है। तो बहुत सारे केसेस में डायमेंशन फेल हो रहा है, वहाँ आप डायमेंशन नहीं लगा सकते। एक और केस में बताता हूँ जहाँ डायमेंशन नहीं लगा सकते, जैसे डेरिवेशन में। अभी मैंने बताया था डेरिवेशन में कि अगर कोई साइन का फंक्शन हो, कॉस का फंक्शन हो या कोई कांस्टेंट फंक्शन हो जो डायमेंशन लेस हो, और वो डायमेंशन लेस हो तो आप उसको डिराइव नहीं कर सकते। एक चीज़ और है कि यदि मान लीजिए हमारे पास एक फोर्स का फॉर्मूला होता है कैपिटल G m1 × m2/r²। अब इसमें क्या क्या टर्म्स हैं, तो ये फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का कि दो मास सिस्टम है, पॉइंट मास, जिसका मास m1 m2 है, इसके बीच लगने वाला जो अट्रैक्टिव फोर्स है दिस इज कैपिटल G m1 m2/r²। अगर मुझे इस फॉर्मूला को डिराइव करना हो, क्या करना हो, डिराइव करना हो, तो डिराइव करने के लिए यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक मास है, दूसरा मास है, तीसरा डिस्टेंस है, तीन बात पे डिपेंड कर रहा है। तो हम डेरिवेशन में क्या मानते हैं कि फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है मास पे, और दूसरा डिपेंड कर रहा है या दूसरा वाला मास पे, और तीसरा डिपेंड कर रहा है ये डिस्टेंस पे, r पे। और इस प्रकार से हम ABC मान करके इसको सोल्व कर देते थे और दोनों साइड डायमेंशन लगाते थे और फिर वैल्यू निकालते थे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ABC, देन यहाँ पे हम इसको रिप्लेस करके सोल्व करते थे, है ना। पिछला लेक्चर में अगर देखें तो हमने यही करा है। यहाँ आप डायमेंशनल एनालिसिस नहीं कर सकते, यहाँ डायमेंशनल एनालिसिस आपका फेल हो जाएगा। कैसे फेल होगा, क्योंकि आपने जो दो वैल्यू लिए हैं जिस पे वैल्यू डिपेंड कर रहा है इस फोर्स का, वहाँ दो वैल्यू हो गया है। इसका मतलब सेम डायमेंशन वाला दो वैल्यू नहीं होना चाहिए, वहाँ डायमेंशन एनालिसिस फेल है। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है KQ1 × Q2 /r²। यहाँ भी आप इसको डिराइव नहीं कर सकते डायमेंशन एनालिसिस से, क्योंकि जैसे ही आप मानोगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है Q1 पे भी, वो डिपेंड कर रहा है Q2 पे भी, वो डिपेंड कर रहा है R पे, तो सेम डायमेंशन का दो क्वांटिटी यहाँ पे आ गया। भाई साहब यहाँ पे आप डायमेंशन एनालिसिस नहीं लगा सकते। तो सेम डायमेंशन वाले अगर दो क्वांटिटी यूज हो रहे हैं, ध्यान से एकदम दिमाग में डाल लेना है कि सेम डायमेंशन वाले दो क्वांटिटी अगर यूज हो रहे हैं डेरिवेशन में, तो वो डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू आप उसको डिराइव नहीं कर सकते, वहाँ डायमेंशन फेल है, वहाँ आप नहीं लगा सकते डायमेंशन एनालिसिस को। बात समझ रहे हो, वो कॉन्सेप्ट आप नहीं लगा सकते, ये बात ध्यान रखना है। और इसको आप कहीं पे लिख लो, ठीक है, लिख के वहाँ पे बढ़िया से रिटेन कर लेना है, मार्क कर लेना है कि हम इस कंडीशन में नहीं लगाते हैं। अब ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम लोग आज के सवाल करने वाले हैं, और एक बढ़िया सवाल करने वाले हैं। और उस सवाल देखना एकदम तुम्हारा दिमाग उड़ा देगा कि इस प्रकार से भी ऐसे हम लोग सवाल करते हैं, जो कि कितना आसान होता है डायमेंशन का सवाल को करना, है ना। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 सवाल स्टार्ट करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है, सपोज डैट कि अल्फ़ा × x प्लस बीटा × x² माइनस गामा × x³ बराबर, अगर सपोज डेट यहाँ पे हम दे दिए हैं 3, और हमने बोल दिया 3 एक कांस्टेंट है, ठीक। तो फाइंड, और x जो है डिस्टेंस है, वेयर x क्या है, वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा गामा, देन फाइंड
द डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा बीटा और गामा की अगर मुझे डायमेंशन निकालनी हो तो हम किस प्रकार निकालेंगे। अब यहाँ पे हमने जो कॉन्सेप्ट यूज करा है उस कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे, एकदम बढ़िया से पहले दिमाग में डालेंगे। कॉन्सेप्ट हमने क्या सिखाया है कि भाई साहब यदि प्लस माइनस के फॉर्म में क्वांटिटीज दी गई हो, तो अगर प्लस माइनस के फॉर्म में क्वांटिटीज दी गई हो तो जितने भी टर्म्स प्लस माइनस से सेपरेटेड होंगे उन सब की डायमेंशन आपस में बराबर होगी। तो पहला बात दिमाग में क्या गया कि अल्फा इंटू एक्स की जो डायमेंशन है बराबर होनी चाहिए बीटा इंटू एक्स स्क्वायर का, बराबर होना चाहिए गामा इंटू एक्स स्क्वायर का, और बराबर होना चाहिए 3 के डायमेंशन का। क्यों? ऐसा ही तो बोले थे कि a प्लस बी बराबर सी प्लस डी हो। हमने क्या बताया था कि a प्लस बी बराबर सी प्लस डी, देन डायमेंशन ऑफ a बराबर डायमेंशन ऑफ b बराबर डायमेंशन ऑफ c बराबर डायमेंशन ऑफ d। ये चारों के चारों डायमेंशन बराबर है। तो हम वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, सिंपल। तो जैसे हम यूज करेंगे, अब यहाँ हम जिसके बारे में पता होगा उसके डायमेंशन लिख लेंगे और जिसके नहीं पता होगा वहाँ इक्वेट करके निकालना शुरू करेंगे। जैसे इसमें से इन तीनों का हमें नहीं पता, लेकिन इस 3 के डायमेंशन जज कर सकते हैं बिकॉज 3 इज द कांस्टेंट, और 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डायमेंशन लेस होता है। इसका मतलब दिस इज डायमेंशन लेस, देन वी कैन राइट अल्फा एक्स की डायमेंशन बराबर होगी 3 की डायमेंशन का, बीटा एक्स के डायमेंशन स्क्वायर बराबर होगा 3 के डायमेंशन का, और साथ ही साथ हम कह देंगे कि गामा एक्स के डायमेंशन बराबर होगा, गामा एक्स स्क्वायर के डायमेंशन बराबर होगा 3 के डायमेंशन का। ये हम बोल देंगे और यहाँ से हम डायरेक्ट वैल्यू को हम निकाल लेंगे, सिंपल, कि अल्फा की जो डायमेंशन है 3 के डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस को कैसे लिखते हैं? m0 l0 t0, और सकता पढ़ने पर और भी लिख सकते हैं जो डिमांड होगा हमारा। अभी मान लीजिए 3 वो लिख चल रहे हैं, और यहाँ पे डिवाइड बाई x को हमने क्या बोला है कि x एक डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो x का डायमेंशन नीचे आ जाएगा, वो आ जाएगा l, क्योंकि डिस्टेंस को l से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे अगर मैं बीटा का डायमेंशन लिखूं तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ डायमेंशन लेस है, l0 m0 t0 है, और डिवाइड बटा x स्क्वायर, और x रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस, तो l2 हो जाएगा। चूंकि स्क्वायर है तो l2 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम यहाँ पे है ना एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स क्यू, एक मिनट यहाँ पे क्यू होना चाहिए, है ना। तो यहाँ जो गामा का जो डायमेंशन आ जाएगा वो आ जाएगा l0 m0 t0 डिवाइड बाई l3, और इस प्रकार से डायमेंशन आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू बनेगी अल्फा की डायमेंशन वो क्या बन जाएगी? l⁻⁻1, और बीटा की डायमेंशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी l⁻², और जो गामा की डायमेंशन बनेगी वो बन जाएगी l⁻3। दिस इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। तो हमने क्या करा इस सवाल में ये करा कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है डायमेंशन का, उस डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को लगाया कि अगर इस प्रकार से अगर दिया हुआ है तो प्रत्येक पार्ट का डायमेंशन आपस में बराबर होता है, और उस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने इस सवाल को करा। अरे एकदम बेहतरीन सवाल, एकदम सवाल कहें तो लाजवाब सवाल है ये सीखने के लिए। स्टार्टिंग में अगर हम देखें जाए तो सीखने के लिए सवाल है। चलिए इसके आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा सवाल हम लोग करेंगे। थोड़ा सा इस सवाल को मैं अगर अच्छा बना पाऊँ, अल्फ़ा इंटू साइन बीटा t-2 प्लस गामा इज इक्वल टू सपोर्ट डेट, यहाँ हम लिख देते हैं cos ओमेगा t। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम एक इक्वेशन लिख दिए हैं। अब यहाँ हम बोल देते हैं कि t जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा गामा एंड ओमेगा। इन सभी की डायमेंशन बताएं कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है, ओमेगा क्या है, इन सभी की डायमेंशन बताएं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें बुद्धि लगाना पड़ेगा। अब बुद्धि लगा के चीज़ों को सोचना होगा, समझना होगा, तभी हम इस सवाल को कर पाएंगे। ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल हो गया। अब 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले मैं जोड़ घटाव वाला टर्म्स पे बात करता हूँ। मैंने क्या बताया, जब भी सवाल रहे तो उसमें एडिशन, अगर a प्लस बी लिखा हुआ है, a माइनस बी लिखा हुआ है, तो a का डायमेंशन b के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए, a का डायमेंशन b के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट है।
तो हमारे इस सवाल में कौन कौन से जो पोर्शन है वो इस प्रकार दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम साइन के अंदर जाएं तो देखें कि बी टी माइनस टू है ना, दैट मीन्स बीटा टी माइनस टू जो है इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब बीटा टी का जो डायमेंशन होगा बराबर आना चाहिए टू के डायमेंशन के। बात को पहले समझना है, बीटा टी के जो डायमेंशन है वो किसके बराबर होना चाहिए, टू के डायमेंशन के। अब टू जो है कांस्टेंट, अब टू अगर एक कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट की डायमेंशन लेस हो जाएगी, तो बीटा टी बराबर हो जाएगा m0 L0 T0 का। तो यहाँ से और टाइम का जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा t। तो इस प्रकार से आंसर क्या आ जाएगा, बीटा की जो डायमेंशन आ जाएगा वो m0 L0 T0 डिवाइड बाय t। मैं पूरे को एक साथ लिख देता हूँ, दिस बिकम t माइनस वन, बाकी सब तो जीरो हो जाएंगे, उसको लिखें या ना लिखें बात बराबर। तो दिस बिकम t माइनस वन, तो बीटा का डायमेंशन आ गया t माइनस वन। बात समझ में आई कि बेटा क्या है, t माइनस वन है, ठीक है। तो बीटा इज t माइनस वन। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ ओमेगा का भी निकाल सकते हैं, थोड़ा ओमेगा का निकाल सकते हैं। मतलब कैसे निकालोगे ओमेगा का, तो ओमेगा के लिए कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि जो कि हमने बताया है कि साइन थीटा में थीटा का डायमेंशन लेस होता है, साइन थीटा का भी होता है। मतलब थीटा के जो लिखा हुआ वैल्यू है यहाँ, इस थीटा में अगर आप डायमेंशन लगा दोगे तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, और अगर पूरे में लगा दोगे तो भी डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो अगर मैं उस अंदर डायमेंशन लगा दूँ तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, और ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो थोड़ा सा यदि मैं यहाँ पे बात करूँ ये, तो कह सकता हूँ कि ओमेगा टी का डायमेंशन जीरो होगा। जीरो का मतलब m0 L0 T0, डैट मीन्स कि ओमेगा का जो डायमेंशन होगा वो t बटा वन बटा टी होगा, सॉरी t बटा वन नहीं, 1 बटा टी होगा। डैट मीन्स t पे पावर माइनस वन, चूँकि बाकी तो जीरो है, तो डैट मीन्स ओमेगा के डायमेंशन t माइनस वन आ गया। अब हमें निकालनी है अल्फा की, निकालनी है बेटा गामा की। इसका डायमेंशन कैसे निकालोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसको निकालने के लिए थोड़ा सा एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला रूल को समझते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक पूरा एक टर्म है, पूरा एक टर्म है, चूंकि प्लस से सेपरेटेड है, जो कि पूरा एक टर्म है, तो ये एक टर्म है, y एक अलग टर्म है और cos ओमेगा t एक अलग टर्म है। तो मैंने क्या कहा है कि यदि टर्म सेपरेटेड हैं प्लस माइनस से, तो जितने भी टर्म्स सेपरेटेड होंगे उन सबके डायमेंशन सेम होगा, ठीक है, प्लस माइनस में। तो डैट मीन्स हम कह सकते हैं कि अल्फा, डायमेंशन ऑफ अल्फा साइन बीटा टी माइनस टू बराबर होगा डायमेंशन ऑफ गामा की बराबर होगा डायमेंशन ऑफ कॉस ओमेगा टी की। बात समझ में आई? ये पार्ट का डायमेंशन इस पार्ट के बराबर है, इस पार्ट के बराबर है। अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ डायमेंशन को तोड़ लेते हैं। तो ये अल्फा की डायमेंशन हम अगर यहाँ देखें कॉस ओमेगा टी, जिसका डायमेंशन लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि कॉस थीटा है या साइन थीटा या टेन थीटा, उसकी डायमेंशन लेस होती है, तो दिस इज डायमेंशन लेस। तो मैं कह सकता हूँ कि y इज द डायमेंशन लेस, सॉरी गामा इज द डायमेंशन लेस। तो पहला चीज़ हमको निकल के आ गया कि गामा क्या है, वो डायमेंशन लेस है, m0 L0 T0 है। पहला बात निकल के आ गया। दूसरा चीज़ मैं कहूँ कि अच्छा ये वैल्यू तो डायमेंशन लेस हो गया, तो ये पूरा वैल्यू भी डायमेंशन लेस हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा की जो डायमेंशन है और जो साइन इस पूरे पे जो डायमेंशन लग रहा है बीटा टी माइनस टू पे, ये डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस है, m0 L0 T0 है। और अगर ये डायमेंशन लेस है और अगर मैं साइन पे बाहर से डायमेंशन लगा दिया हूं, तो दिस बिकम ऑल्सो डायमेंशन लेस, देन दिस डायमेंशन लेस एंड दिस इज द डायमेंशन लेस। तो अल्फा भी डायमेंशन लेस हो जाएगा, अल्फा भी डायमेंशन लेस हो जाएगा, m0 L0 और T0 हो जाएगा। बात समझ में आई? तो ये जो वैल्यूज हैं वो डायमेंशन लेस होने वाला है, ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है डायमेंशन एनालिसिस यहाँ पे कर रहे हैं सवाल के अंदर, कि हम देख रहे हैं कि जो भी एडिशन के कॉन्सेप्ट हैं, फंक्शन के कॉन्सेप्ट हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मर्ज करा जा रहा है और मर्ज करके सवाल को यहाँ पे समझा जा रहा है। ऐसे ही सवाल आते हैं, सवाल इसी प्रकार के रहते हैं, बस सवाल में कुछ कुछ चेंजेज कर देता है, वो निकालने के तरीका बदल जाता है। जैसे मैं एक सवाल दे रहा हूँ, जैसे अगर सपोज डेट मैं एक सवाल यहाँ पे एनालाइज कराता हूँ, 2 नहीं 3 नंबर का सवाल है ये, ठीक है, कि अगर सपोज डेट यहाँ है अल्फा टी माइनस बीटा डिवाइड बाई
साइन t माइनस 4, ओके, sin t minus 4 and this become t is the time, ओके, एक मिनट गलत लिख रहे हैं, गामा इंटू टी माइनस 1, ओके, और ये जो दिया हुआ है दिस बिकम e टू द पावर x इंटू टी डेल्टा, इस प्रकार से दिया हुआ है। लेकिन वैल्यू क्या निकालना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा इंटू बीटा बाई गामा इंटू डेल्टा, ये सवाल पूछ दिया है। ऐसे ही सवाल आते हैं, बस नॉर्मल एक्सप्रेशन देगा, इसके बाद क्या करेगा वो कि इसके बाद कुछ चेंज कर देगा सीधा, है ना। तो नॉर्मल एक्सप्रेशन है बट इसको चेंज किए हुए हैं और हमें यहाँ पे डायमेंशन बतानी है, जहाँ पे लिखा रहेगा कि वेयर टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बाद x जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, इस प्रकार से x एंड t रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बाकी के जो वैल्यूज हमें निकालने हैं कि अल्फा बीटा डिवाइड बाई गामा इंटू डेल्टा क्या होगा, या इसको रूट चढ़ा देगा कि रूट अंदर अल्फा बीटा बटा गामा डेल्टा क्या होगा। ऐसे करके अलग अलग वैल्यूज प्लस माइनस में, यहाँ प्लस में क्या होगा, माइनस में क्या होगा, ऐसे करके। अच्छा, प्लस माइनस जब भी देगा वो तो डिपेंड करेगा कि दोनों सेम डायमेंशन के हैं कि नहीं, लेकिन ये मल्टीप्लाई और डिवीजन तो दे ही सकते हैं बढ़िया से, है ना। चाहे स्क्वायर करके दे दे, रूट करके दे दे, जैसे भी करके दे दे वो। अब हमें यहाँ समझना होगा कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू आएगी कैसे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू निकलेगा कैसे, है ना। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, तो डायमेंशन कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अब चूंकि अभी हमने पढ़ाया है कि प्लस माइनस में डायमेंशन बराबर होता है, तो अल्फा टी की डायमेंशन बी के डायमेंशन के बराबर होगी, पहला चीज़, है ना। तो अल्फा टी की डायमेंशन जो है बीटा के डायमेंशन के बराबर होगा। साथ ही साथ अगर हम लोग यहाँ पे कहें थोड़ा देर के लिए, अगर एक बात को समझें, तो ये जो पूरा पार्ट है वो RHS के डायमेंशन लेस होगा। इस बात में थोड़ा सा हमें समझना होगा और तभी निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं निकाल पाएंगे। पहला बात कि अल्फा टी की जो डायमेंशन है वो बराबर होगी, एक मिनट, पहली बात कि अल्फा टी का जो डायमेंशन होगा वो बराबर होगा बीटा के डायमेंशन की, में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही गामा टी का जो डायमेंशन होगा वो 1 के डायमेंशन के बराबर होगा, ठीक है, बहुत अच्छा। इसके बाद हम लोग अगर देखें ऊपर e पे पावर x, तो अल्फा टी डेल्टा की डायमेंशन बराबर होगी, किसके बराबर होगी, तो डायमेंशन लेस का, तो m0 l0 t0 इसके बराबर है। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा तो निकाल सकते हैं और यहाँ से गामा निकाल सकते हैं। यहाँ से हम गामा निकाल सकते हैं कि गामा की जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन 1 डिवाइड बटा टी हो जाएगा, डैट मीन्स टी के पावर -1। क्यों, क्योंकि 1 का डायमेंशन तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा टी का, तो t -1 हो गया। यहाँ अगर हम ध्यान से देखें अल्फा की जो डायमेंशन है ना, अल्फा के डायमेंशन यहाँ पे नहीं दिया, एक मिनट, यहाँ x है, अल्फा लिख दिया हमने, सॉरी अल्फा नहीं लिखना है, ओके। तो यहाँ पर जो लिखना है वो हमें फिर से एक्स टी डेल्टा लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा का जो डायमेंशन आएगा वो एक्स टी डिवाइड हो जाएगा, और एक्स क्या है, टाइम, डिस्टेंस है, टी क्या है, टाइम है, तो यहाँ पर एल टी -1 चढ़ा देंगे। दिस इज द डायमेंशन ऑफ डेल्टा। तो डेल्टा का भी डायमेंशन यहाँ से निकल गया, गामा का डायमेंशन निकल गया, लेकिन अल्फा बीटा का डायमेंशन अभी भी फंस रहा है। अल्फा बीटा का डायमेंशन कैसे निकाला जाए। अब सवाल यहाँ पे है कि अल्फा बीटा का डायमेंशन कैसे निकले। तो एक बात हम लोगों ने सीखा है कि LHS का डायमेंशन RHS का डायमेंशन के बराबर होगा। अब RHS डायमेंशन लेस है, RHS क्या है, डायमेंशन लेस है। इसका मतलब यह है कि ऊपर नीचे सब दोनों डायमेंशन लेस होंगे, तभी तो वैल्यू डायमेंशन लेस बनाएगा, है ना। या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों का डायमेंशन बराबर हो तो डायमेंशन लेस आ जाएगा घट करके। तो अगर हम ये कहें कि LHS का डायमेंशन RHS डायमेंशन के बराबर होगा, और लेफ्ट साइड की जो डायमेंशन है अल्फा टी माइनस बीटा डिवाइड बाय साइन गामा टी -1, इसकी जो डायमेंशन है वो डायमेंशन लेस है। दिस इज डायमेंशन लेस है, m0 l0 t0। और साथ ही साथ हम कहें कि चूंकि ये डायमेंशन लेस है तो अल्फा टी माइनस बीटा का डायमेंशन और डिवाइड बाय साइन
डिवाइड बाई साइन गामा टी माइनस 1 की डायमेंशन लेस होगी। और चूंकि फंक्शन के बाहर आपने डायमेंशन लगाया तो साइन का डायमेंशन नीचे डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो डेट मीन्स कि ऊपर वाला पार्ट डायमेंशन लेस होना पड़ेगा। अब तो ऊपर वाला पार्ट डायमेंशन लेस करने के लिए का एक ही मतलब है कि ये दोनों डायमेंशन लेस होंगे, बिकॉज ये दोनों सब्सट्रैक्शन में हैं। तो डायमेंशन लेस में से डायमेंशन लेस घटेगा, ये दोनों की डायमेंशन बराबर होनी चाहिए, पहले ही आ रहा था, और साथ ही साथ ये दोनों डायमेंशन लेस भी होने चाहिए। बात समझ में आई? इसका मतलब ये है कि बीटा के जो डायमेंशन है वो तो डायमेंशन लेस है, और डेल्टा की जो अल्फा की जो डायमेंशन है, डेल्टा नहीं अल्फा की जो डायमेंशन है वो डायमेंशन लेस डिवाइड बाई टी है, मतलब टी माइनस 1 है। तो यहाँ से आप अल्फा बीटा गामा डेल्टा ये सारा वैल्यू का डायमेंशन निकाल लिए, और ये सारे वैल्यू के जैसे ही डायमेंशन आया तो हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा का डायमेंशन क्या होगा। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा करना है, अल्फा के वैल्यू आया है टी पे पावर -1, अल्फा इंटू बीटा, अब बीटा का वैल्यू कहाँ आया है, बीटा इज डायमेंशन लेस इज m0 l0 t0, और इसके बाद गामा का जो डायमेंशन है वो t-1 इसका भी आया है, और डेल्टा का जो डायमेंशन है, डेल्टा इज l-1 t-1 है। यहाँ से हम देखेंगे कि ये डायमेंशन लेस हो जाएगा और बाकी जो वैल्यू है कन्वर्ट हो जाएगी LT में, तो LT इज द डायमेंशन ऑफ दिस वैल्यू। तो इस प्रकार से डायमेंशन हम लोग बनाते हैं, डायमेंशन देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग बेसिक से जा करके उसको निकालने की कोशिश करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट को लगा करके, फिर इसके बाद जो सवाल दिया हुआ है उस सवाल को हम लोग सोल्व करेंगे। और जितने भी हमने डायमेंशनल कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं फंक्शन का वो सारा दिमाग में बैठा लेना भाई, एकदम बता रहा हूँ कि इसी से सवाल आता है कि किस प्रकार से हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और अदर जो फंक्शंस हैं मैथमेटिकल उसमें डायमेंशन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, और वो सारा जो है सवाल यहाँ पे आता है। एक और अच्छा सा सवाल है, थोड़ा सा इसको हम करते हैं, 1 मिनट। एक सवाल था इंटीग्रेशन ऑफ dx रूट अंदर a स्क्वायर, 1 मिनट, हाँ, a स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर n, ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई वैल्यू था सपोज दैट, और दिस इज कांस्टेंट, तो बताना था कि पावर ऑफ n क्या होगा, है ना। दिस इज कांस्टेंट, और साथ ही साथ x एंड a जो थे, x और a जो थे वो डिस्टेंस बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो है बतानी है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू क्या होगा। अब ये सवाल में इंटीग्रेशन लग गया, तो इंटीग्रेशन लग जाने से ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत ज़्यादा ही कुछ टफ हो गया है ना। हम लोग आराम से इसको एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से इसको बनाया जा सकता है। और भी यहाँ पे अगर म्यू दिया हो या कहीं कहीं पे साइन इन्वर्स करके दे देता है, बहुत जगह पे अलग अलग डेटा टाइप की लिखता है, तो सपोज डेट हम यही मान लेते हैं और यही मेरा जो भी है लिखा हुआ है। तो पहला चीज़ तो हम ये कहेंगे कि ये इंटीग्रेशन है या यहाँ पे कोई भी फंक्शन लगा हुआ है। इंटीग्रेशन किसके अबाउट में हो रहा है, dx के अबाउट में हो रहा है, ये बात को समझना है। dx क्या है, x क्या है, x डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस को यदि आप एलिमेंट्री पार्ट में तोड़ोगे तो एलिमेंट्री पार्ट में तोड़ने से जो वैल्यू बनेगा वो वैल्यू क्या बनेगा, ऑब्वियस सी बात है x ही रहेगा, डिस्टेंस ही रहेगा। डिस्टेंस को तुम बिल्कुल छोटा कर दोगे तो छोटा डिस्टेंस आएगा। डैट मीन्स जो डायमेंशन है वो आप डेल्टा x की लिखो या डायमेंशन dx की लिखो या डायमेंशन ये पार्शियल x की लिखो, ये सबकी डायमेंशन सेम होगा भाई। अगर x लेंथ है तो अगर मैं लेंथ में से लेंथ की अलग अलग पार्ट करूं तो वैसा थोड़ी कि मास में कन्वर्ट हो जाएगा, लेंथ ही रहेगा वो, तो डैट मीन्स लेंथ ही रहेगा। तो ये सबकी वैल्यू जो है, सबकी जो डायमेंशन है वो सेम रहने वाली है, वो नहीं चेंज करने वाली है, सबकी डायमेंशन सेम रहने वाली है। डायमेंशन लेंथ पे थोड़ी ना डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट का लेंथ छोटा तो डायमेंशन छोटा, है ना। डैट मीन्स डायमेंशन मतलब लेंथ छोटा हो जाएगा, बट डायमेंशन जो हम लोग L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो थोड़ी ना होगा, वो तो सेम ही रहने हैं, है ना। अब दूसरी चीज़ हम ये कह रहे हैं कि यहाँ a स्क्वायर माइनस एक्स पे पावर n है, तो इसका मतलब है कि a स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन x के पावर n की होनी चाहिए। और a स्क्वायर की जो डायमेंशन है, थोड़ा सा समझना होगा
कि ए स्क्वायर की जो डायमेंशन है वो L2 है, तो मैं कह सकता हूँ कि L2 है तो x के पावर n का भी डायमेंशन L2 होना चाहिए। अब L2 होने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि n की वैल्यू 2 होनी चाहिए, पहले बात तो ये कन्विंस कर सकते हैं यहीं से। और अगर मैं ओवरऑल पूरा कैलकुलेट करना चाहूँ कि LH इसके डायमेंशन RH इसके डायमेंशन के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो कि म्यू एक कांस्टेंट है, तो मैं क्या करूँगा कि अगर मैं dx को इंटीग्रेट करूँ, ठीक है, अगर मैं dx को इंटीग्रेट करूँ और इस पर मैं डायमेंशन लगा दूँ तो x इंटीग्रेट होकर के लेंथ ही बनेगा, तो जो x की जो डायमेंशन होगी वही इंटीग्रेट होकर के जो वैल्यू आएगा x उसकी डायमेंशन होगी, दैट मीन्स l होगा, है कि नहीं, वो l होगा, तो वो लेंथ ही होना है। ये अलग बात होगी कि वो dx कहाँ से कहाँ तक एक अलग चीज़ बता रहा है नहीं बता रहा है, वो हम नहीं बात कर रहे हैं, हम अभी फिर लेंथ की बात कर रहे हैं और लेंथ को हम वहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो लेंथ ही आनी है। तो डैट मीन्स ये कि अगर मैं यहाँ इसको पूरी तरह से देखूँ समझूँ तो कहूँ कि एक तो रूट लगा हुआ है नीचे, तो रूट लगने से क्या होगा कि रूट लगने से हमने अभी बताया था रूट के बारे में कि अगर मान लीजिए कि कोई डायमेंशन है, इस पर रूट लग गया ऐसे 1/2, इसी को आप रूट बोल रहे हो, दैट मीन्स दिस इज रूट, ओके, दिस इज रूट। तो इस रूट को आप पावर बना लो, 2 से 2 कटेगा तो ये ला जाएगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ इसको देखूँ तो क्या कर सकता हूँ कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसकी डायमेंशन 2 है, ऊपर की डायमेंशन L है, और नीचे जो डायमेंशन आएगा वो L2 आएगा घटने पे, क्योंकि इसमें से L2 में से L2 घटेगा, L2 आएगा, और घटाने से पावर कितना आ जाएगा 1/2 कटेगा, तो दिस L डिवाइड बटा L, इसका मतलब लेफ्ट साइड डायमेंशन लेस है, तो दिस इज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो राइट साइड क्या आ रहा है, डायमेंशन लेस आ रहा है, बिकॉज म्यू इज द कांस्टेंट। तो ये इस प्रकार से हम लोग डायमेंशन एनालिसिस कर रहे हैं, इसको हमें बहुत अच्छा सा समझना होगा कि किस प्रकार से हम लोग 1 by 1 जो है फंक्शंस को एनालाइज कर रहे हैं और एनालाइज करके समझ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, है ना, जो इस प्रकार से डायमेंशनली एनालाइज करे जाते हैं, उसको डायमेंशनली समझे जाते हैं, और डायमेंशन के थ्रू जो है हम लोग ये तो कर ही रहे हैं, अननोन कांस्टेंट को भी फाइंड आउट करते हैं, जिसका डायमेंशन हमें नहीं पता होता है वो भी पता कर रहे होते हैं। ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे सवाल होते हैं। और एक मुख्य सवाल जो डायमेंशन में आता है वो सवाल होता है एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, ये सबसे मुख्य सवाल हो जाता है। जैसे हम ये कह रहे हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास जो बेसिक क्वांटिटी है, क्वांटिटीज़ हैं, वो बेसिक क्वांटिटीज़ के रूप में हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इस बात को समझना कि बेसिक क्वांटिटीज़ के रूप में हम प्रेशर को लिए हुए हैं, ठीक है, और हम डेंसिटी को लिए हुए हैं, ठीक है, प्रेशर और डेंसिटी को लिए हुए हैं, और ठीक है हम आगे मान लेते हैं वेलोसिटी को भी लिए हुए हैं। ये हमारे बेसिक क्वांटिटी हैं। एक मिनट क्या हो जाता है चलते चलते, वेलोसिटी को भी लिए हुए हैं, ये हमारे बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। मैंने ऐसा क्वेश्चन बना रहा हूँ कि मान लेते हैं कि बेसिक क्वांटिटी के तौर पे हम ये सवाल जो है बना रहे हैं कि प्रेशर, डेंसिटी और वेलोसिटी को लिए हुए हैं, और इस टर्म में अगर मुझे कोई क्वांटिटी फोर्स को लिखना है, फोर्स को ही लिखना है, ठीक है, फोर्स को हमें इस टर्म में लिखना है, राइट करना है, प्रेशर, डेंसिटी और वेलोसिटी के टर्म में, तो आप कैसे लिखोगे, है ना। तो इसके लिए हम डायमेंशन एनालिसिस लगा सकते हैं। डेरिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, हम डिटो। अब कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे अगर मान लीजिए कि हमारा जो फोर्स है वो किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, तो कहेंगे फोर्स डिपेंड कर रहा है प्रेशर पे, फोर्स डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पे, है ना, डेंसिटी पे, फोर्स डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे। चलिए लिख लिए। अब प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है कि पावर कितना है नहीं पता, डेंसिटी पे पावर कितना है नहीं पता, और वेलोसिटी पे कितना है नहीं पता। इस प्रकार से हम फोर्स को अलग अलग जो क्वांटिटीज बेसिक बोला है उस पर हमने डिपेंड करा दिया। जब डिपेंड करा दिया तो हम कह सकते हैं कि फोर्स बराबर है कांस्टेंट इनटू प्रेशर पे पावर ए, डेंसिटी पे पावर बी, और वेलोसिटी पे पावर सी का। अगर मैं यहाँ डायमेंशन लगा दिया और यदि ये मान लिया कि के जो है डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, तो प्रेशर पे पावर ए, रो पे पावर बी और वॉल्यूम पे पावर सी, इस प्रकार से वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं है वेलोसिटी है, वेलोसिटी है पावर सी, ऐसा क्वांटिटी जो है इस प्रकार से डायमेंशन में आएगा। अब ABC को आप कैसे निकालोगे, ABC का निकालने का मेथड है कि भाई डायमेंशन दोनों साइड ले लेना है और दोनों साइड डायमेंशन लेके आप एनालाइज कर दो।
एफ का डायमेंशन क्या होगा, MLT माइनस 2। इसके बाद P क्या था, प्रेशर। अब प्रेशर के डायमेंशन क्या होता है, प्रेशर बराबर व्हाट, प्रेशर बराबर व्हाट, प्रेशर बराबर फोर्स बटा एरिया। तो प्रेशर का जो डायमेंशन होगा फोर्स के डायमेंशन में एरिया से डिवाइड हो जाएगा, मतलब MLT माइनस 2 डिवाइड बाई L2। तो प्रेशर का डायमेंशन आ जाएगा ML माइनस 1 T माइनस 2। दिस इज द प्रेशर। तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर की जो डायमेंशन आ रहा है ML माइनस 1 T माइनस 2, दिस इज द M। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, रो। रो पे पावर कितना है, B है। रो क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी का क्या होगा, मास बटा वॉल्यूम। तो इसका डायमेंशन अगर मैं लिखूं तो कह सकता हूं कि दिस इज MLT माइनस 1, दिस इज मास बटा वॉल्यूम, सॉरी मास बटा वॉल्यूम, मैं यहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, मास बटा वॉल्यूम। तो ML माइनस 3। तो हम यहाँ क्या करेंगे, रो के जगह पे लिख देंगे ML माइनस 3। इसके बाद ये हो गया M, इसके बाद V का क्या हो जाएगा, V का हो जाएगा, V है हमारा वेलोसिटी, तो V का हो जाएगा LT माइनस 1। तो V हो जाएगा LT माइनस 1, तो दिस बिकम LT माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा LT माइनस 1, LT माइनस 1। अब इन सब पे पावर है, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, तीनों पे पावर है, मैंने तीनों पावर दे दिया। अब क्या करेंगे, सबको एक साथ सजा देंगे, M की वैल्यू के एक साथ लिखेंगे, पावर A, पावर B, यहाँ है ही नहीं M की वैल्यू, L का लिखो, L का वैल्यू माइनस A, L का वैल्यू माइनस 3B, L का वैल्यू C, तो माइनस A माइनस 3B प्लस C, MLT, T का वैल्यू क्या हो जाएगा, T का वैल्यू माइनस 2A है ना, T का वैल्यू हो जाएगा प्लस C, एक मिनट, माइनस C, प्लस C नहीं माइनस C, ठीक है, माइनस C। तो ये इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, MLT की पावर आ गई, और इस साइड MLT की पावर से क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, इक्वेटिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड जैसे ही इक्वेट करेंगे तो हमारा वैल्यू बन जाएगा A प्लस B का वैल्यू 1 आ जाएगा, और साथ ही साथ माइनस A माइनस 3B प्लस C का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा, और यहाँ जो है माइनस 2A माइनस C का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, 3 इक्वेशन है, मैं इन तीनों इक्वेशन को सोल्व करूँगा 1 बाय 1, दोनों को मिला करके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमें वैल्यू आ जाएगा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, एंड दैट वैल्यू ऑफ ए बी सी हम यहाँ पे रख देंगे इस इक्वेशन में, और यहाँ पे रखेंगे तो हमको मिल जाएगा फोर्स इन द टर्म्स ऑफ रो, टी एंड वी। इस प्रकार से आप एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये इतना बड़ा औजार है डायमेंशनल एनालिसिस कि यहाँ आप क्या कर सकते हो कि दूसरे क्वांटिटी के टर्म्स में चीज़ों को समझ सकते हो कि अगर मैं फलाने को वेरी कराऊं तो कैसे उस बात पर डिपेंड कर रहा होगा, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे उसको चेंज कर पा रहा हूँ। तो डायमेंशनल एनालिसिस उस बात को सामने ला के रख देता है, वो चेंज जो हो रहा होता है वो किस प्रकार से डिपेंड कर रहा होता है, यहाँ पर इक्वेशन कैसा होगा, रिलेशन कैसा होगा, डायरेक्टली होगा, इनवर्सली होगा, स्क्वायर होगा, रूट होगा, किस प्रकार का रिलेशन होगा, वो रिलेशन स्टेबल करके यहाँ पे ला के दे देगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार है, इसको आप हल्के में ना लें। IIT के बहुत सारा सवाल जो होता है एडवांस का सवाल में इस कॉन्सेप्ट का यूज करा है, क्योंकि वो कुछ कंडीशंस दे देते हैं, कुछ इस प्रकार से वो लॉजिक रखते हैं कि वहाँ सोचना पड़ जाता है एक्स्ट्रा, एक नया खुद से फार्मूला डिराइव करना पड़ जाता है, नया फार्मूला पे सोच करके वेरिएबल्स को समझना पड़ता है, और वहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाता है, वहाँ पर अपना जो है बहुत बढ़िया रोल निभाता है। तो इस बात को हमें समझ लेना है। तो यहाँ से जो भी ABC का वैल्यू आएगा इस इक्वेशन से वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे और रख करके यहाँ सोल्व कर लेंगे, तो इस प्रकार से हमें निकल जाएगा। आई होप अब आगे कर ही लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो सवाल हैं इसी आधार पे जो है और भी डायमेंशन के सवाल होते हैं, ठीक है। तो मैं एक जब पूरा मेरा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा यूनिट एंड डायमेंशन, तो जितने भी प्रीवियस ईयर के सवाल हैं यूनिट एंड डायमेंशन के रिलेटेड, वो चाहे जेईई में पूछे गए हों या वो कहीं एडवांस का सवाल हो जिसमें कॉन्सेप्ट लगा हो, वो मैं सारे को एक साथ करा दूंगा क्वेश्चन, ठीक है, ये जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा। तो आज मैं जो है फुल्ली डायमेंशनल एनालिसिस को मैंने एनालाइज कर दिया है, बता दिया है कि किस प्रकार से डायमेंशन को हम लोग लिखते हैं, समझते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।